92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी रुके रुके से कदम। कमरे में धीमी आवाज में गाना बज रहा था। खिड़की पे लटके विंड चाइम्स के अलावा सब कुछ शांत था। मैं आर्म चेयर पे बैठी न जाने कब से अपने सामने वाली दीवार को देख रही थी और गौतम मेरे चेहरे को। खिड़की के रास्ते चांद का एक टुकड़ा दीवार पे आ बैठा था। इतना उजाला तो नहीं था कमरे में कि सब कुछ साफ दिख जाए, लेकिन इतना अंधेरा भी नहीं था कि किसी के अंदर चल रही उथल पुथल नजर न आए। Are you sure? तुम सच में शादी करना चाहती हो ना? गौतम ने पूछा। शाम अच्छी गुजरी आज। मैंने उसके सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मेरी आंखें दीवार पे उभरे चांद पे ही अटकी थी। हाँ, सभी लोग आ गए थे तो अच्छा हो गया, उसने एक गहरी सांस लेके कहा। अगले कुछ पल कमरे में सिर्फ हवा और विंड चाइम्स की छेड़खानी की आवाज गूंजती रही। जवाब नहीं दिया तुमने? उसने फिर पूछा। इस बार भी मैंने जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देती? जवाब वो भी जानता था। शायद इसीलिए मुझे प्रपोज करने के लिए उसने आज अपने जन्मदिन की पार्टी खत्म हो जाने का इंतजार किया, सबके चले जाने का इंतजार किया। गौतम ने शायद जवाब जानने के लिए सवाल नहीं पूछा था, इसलिए सवाल पूछने के बाद वो अपने कमरे में चला गया था। इस दुनिया में अगर मुझे किसी पे भरोसा है तो वो गौतम है। किसी के सामने अगर मुझे कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं करना पड़ता है तो वो गौतम है। मुझे मुझसे ज्यादा कोई समझता है तो वो गौतम है। 4 साल से गौतम और मैं एक ही अपार्टमेंट में रह रहे थे। जानती थी कि देर सबेर ये सवाल आना ही है। शायद साल भर से मैं खुद को आज के दिन के लिए तैयार भी कर रही थी, पर शादी के लिए हां कहने के बाद हम दोनों के बीच इतनी खामोशी क्यों थी? मैं खुशी के मारे बावली क्यों नहीं हो रही थी? वो आसमान में क्यों नहीं उड़ रहा था? पूरी रात यूं ही बैठे बैठे बीत गई। सुबह होने को ही थी। मैं जानती थी कि ये सुबह मुझसे फिर कुछ जवाब मांगेगी और इस बार मैं टाल नहीं पाऊंगी। बहुत सोचा मैंने और फिर डायरी का एक पन्ना फाड़ के लिखने लगी। तुमने ठीक कहा था गौतम, शायद मैं श्योर नहीं हूं। शायद कुछ पुराने पन्ने फाड़ के फेंकने बाकी हैं। एक आखिरी कोशिश करने जा रही हूं। उम्मीद है तुम समझोगे। लिखने के बाद मैंने पन्ना मोड़ा और पेपर वेट के नीचे दबा दिया। सुबह होने से पहले हाथ में एक बैग लिए मैं अपने अपार्टमेंट से निकल गई, कुछ जवाब ढूंढने के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी रुके रुके से कदम। इस कहानी में अब तक आपने सुना माधवी और गौतम 4 साल से साथ रहते हैं। गौतम माधवी से शादी करना चाहता है, लेकिन माधवी के दिल में कुछ घाव हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अब कैसे करेगी माधवी इस घाव का इलाज? सुनते हैं आगे। मेरे हर सवाल का, मेरी तकलीफ का जवाब सिर्फ एक नाम था, केतन। केतन मेरे बचपन का दोस्त, मेरा पहला प्यार। अपनी मधु की किस्मत देखो, केतन की मां ने खुद अपनी ओर से रिश्ता भिजवाया है। 10 साल पहले ये कहते हुए मां ने नजर उतारी थी, पर शायद उन्हीं की नजर लग गई थी मेरी किस्मत को। हम दोनों बचपन से साथ साथ पढ़े बढ़े थे। बढ़ते बढ़ते पता नहीं कब मैं केतन को अपने जीवन का सहारा मान बैठी थी
और जब खुद उसकी माँ ने हमारी शादी की ख्वाहिश जताई तो लगा सपने ऐसे ही पूरे होते होंगे। पर 2 दिन बाद ही उनके घर से संदेशा आ गया कि केतन ये शादी नहीं करना चाहता। मेरा साधारण रंग रूप मेरी सभी खूबियों से बड़ा हो गया था। उस रोज आया था केतन। पिताजी ने उसको भला बुरा कहा, मां ने मिलने से भी इनकार कर दिया। पर मैं गई, रोज की तरह चाय लेके गई। अपराधी सा सर झुकाए बैठा था वो मेरे सामने। इस कंफ्यूजन के लिए सो सॉरी मधु। मां ने मुझसे पूछे बिना तुम्हारे घर वालों से बात कर ली थी। उसने कहा, मैंने भी तुमसे पूछे बिना तुमसे प्यार कर लिया था। इसकी सजा दे रहे हो क्या? मैं रो पड़ी थी। मुझे केतन के सामने रोने में शर्म नहीं आती थी। बचपन में भी चाहे वो मेरा खिलौना तोड़ दे या उसका खिलौना मेरे हाथों टूट जाए, रोती मैं ही थी। अब तुम ये रोने क्यों बैठ गई यार? अरे दोस्ती अलग बात है, पर शादी के लिए कोई मैच तो होना चाहिए। तुम खुद को देखो और मुझे देखो, कोई मैच है हम दोनों में? चाय छलक कर मेरी उंगलियों पे गिर गई। दर्द हुआ, कहां कहां हुआ पता नहीं, पर वो दर्द पिछले 10 सालों में जरा भी कम नहीं हुआ। उस दर्द को छुपाने के लिए मैंने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था। कॉलेज टॉप किया, MBA में टॉप किया, अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, बाकी सब कुछ अच्छा था। फिर भी ये दर्द पता नहीं क्यों ठहर गया था मेरी जिंदगी में। नहीं, प्यार नहीं था अब मुझे केतन से। उससे शादी टूट जाने का अफसोस भी नहीं था, बल्कि गौतम के शादी के लिए प्रपोज करने के पहले तो खुश थी मैं, शायद उससे भी ज्यादा जितना केतन से शादी करने पे होती। पर केतन का नाम एक खूंटा था जिससे बंधी हुई गाय की तरह मैं बस उसी खूंटे के इर्द गिर्द घूम रही थी। पर आगे बढ़ने के लिए उस खूंटे और रस्सी दोनों को तोड़ देने का शायद अब वक्त आ गया था। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी रुके रुके से कदम। इस कहानी में अब तक आपने सुना माधवी और गौतम 4 साल से साथ रहते हैं। गौतम माधवी से शादी करना चाहता है, लेकिन माधवी का अतीत यानी केतन उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्या केतन से मिलने के बाद माधवी का दिल बदल जाएगा? सुनते हैं आगे। दरवाजे के ऊपर लगी केतन के नाम की नेम प्लेट को कई बार पढ़ लेने के बाद झिझकते हुए मैंने घंटी बजा दी। कदमों की आहट दरवाजे की ओर आते हुए सुनाई दी तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक बार को लगा कि वापस लौट जाऊं। अब मैं केतन की ठुकराई हुई माधवी नहीं थी, उससे घबराने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास। फिर भी मैं नर्वस थी। दरवाजा केतन ने ही खोला। 10 साल बाद भी बिल्कुल वैसी ही मुस्कुराती हुई आंखें, वही जरा जरा सी दाढ़ी, यहां तक कि उसके परफ्यूम तक की खुशबू भी नहीं बदली थी। मेरी उम्र जैसे एक ही पल में 30 से घटकर 19 साल की हो गई। ये क्या कर रही है तू? मेरे आत्मसम्मान ने मुझे झकझोरा। उस आदमी के सामने कमजोर पड़ रही है जो तुझको अपने लायक तक नहीं मानता। मैं एकदम होश में आ गई। केतन असमंजस में दरवाजे पे ही खड़ा था। पहचाना नहीं था उसने मुझे। पहचाना नहीं, अपनी घबराहट भूलकर मैंने सीधे उसकी आंखों में झांका। माधवी, मैंने इससे ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं समझी। माधवी? कौन? मधु? ओ माय गॉड, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। केतन हैरानी से मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला। बदल तो गई थी मैं। बिना फिटिंग के सस्ते मस्ते सूट की जगह अब डिजाइनर कपड़े पहनने लगी थी। चोटी में कसने के बजाय अब स्पा में ट्रीट किए हुए बालों को लहराने के लिए छोड़ने लगी थी। अपनी देसी भाषा में बोलने के बजाय एलिगेंट इंग्लिश में बात करने लगी थी। हाँ, बदल गई थी मैं।
सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। तुम इतने सालों बाद, कैसे? उसने कहा। उसकी आंखों में यही हैरानी देखने के लिए तो मैंने खुद को अंदर से बाहर तक पूरा बदल डाला था। लगा जैसे बरसों से झुलस रहे मेरे मन पे किसी ने मलमल का गीला कपड़ा रख दिया हो। उस पल एहसास हुआ कि सालों से ये दर्द जो पाल रखा था अपने अंदर, वो प्यार का नहीं, बदले का दर्द था। हाँ, बहुत साल हो गए। एंड लुक एट यू, तुम कितना बदल गए हो। मैंने जानबूझ के थोड़े व्यंग से कहा। केतन कॉन्शियस हो गया। हाँ, तब कॉलेज में पढ़ता था, अब स्कूल में पढ़ाता हूं, वो झेंपते हुए बोला। केतन ने अंदर आने के लिए कहा तो मैं उसके पीछे पीछे चली आई। केतन का घर मेरे लिए अपरिचित नहीं था। वो फेल ना हो जाए इसलिए कितने कितने दिन इसी घर में उसकी तैयारी करवाते हुए बिताए थे मैंने। पर आज का आना कुछ अलग ही था। पिछले 10 सालों में उससे कोई संपर्क नहीं रखा, लेकिन उसके बारे में खबर रखी थी। जिस हाई स्कूल में हम साथ पढ़े थे, केतन अब वहीं टीचर था। 4 साल पहले शादी हुई थी और अब तक कोई बच्चा नहीं है। घर का हुलिया देख के समझ में आ रहा था कि उसकी सैलरी से खर्च तो चल जाता होगा, लेकिन वो ऐश नहीं हो पाते होंगे जिनके ख्वाब केतन देखा करता था। अरे मुझे तो इंडिया में रहना ही नहीं है, कॉलेज के बाद सीधा फ्रांस निकल जाऊंगा मैं तो, वो कहा करता था। केतन का तो पता नहीं, लेकिन नौकरी लगने के बाद मेरी पहले पहले विदेश जाने की हैसियत बनी तो मैंने घूमने के लिए फ्रांस को ही चुना था। वाह यार, तूने तो बहुत प्रोग्रेस कर ली। मेरे डायमंड नेकलेस की चमक केतन की आंखों को चुंधिया रही थी। ऑल थैंक्स टू यू। तुमने मुझसे शादी कर ली होती तो मैं भी तुम्हारी तरह। मैंने जानबूझ के अपनी बात पूरी नहीं की, क्योंकि पूरी कहे बिना भी बात का असर भरपूर हुआ था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब वो फेल हो गया था और मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी, तब भी उसका चेहरा इतना नहीं उतरा था जितना मेरी ये बात सुन के उतर गया था। इस खेल में अब मुझको मजा आने लगा था। उसको नीचा दिखाने में बड़ी शांति मिल रही थी। तुम्हारी वाइफ नहीं दिख रही है? मैंने पूछा। आती होगी, बहुत सोशल नहीं है वो, केतन ने कहा। वो शायद कुछ और कहता, इससे पहले ही उसकी पत्नी रागिनी कमरे में चली आई। रागिनी के आने के बाद कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी, कुछ बोझिल, कुछ चुभती हुई। उसका हालचाल पूछ के मैं चुप हो गई थी। उसके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। कभी जब उससे मेरी नजर मिलती तो वो मुस्कुरा देती। पिछले 20 मिनट में हमारी पहचान इस मुस्कुराहट के दायरे से आगे नहीं बढ़ पाई थी। मैंने एक बार फिर रागिनी को गौर से देखा। गुड़िया जैसी थी वो, नाजुक और मासूम। संकोच से भरी उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी शांत जंगल के बीचों बीच एक झील जैसी लग रही थी। रागिनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जीवन साथी केतन चाहता था। एक बार तो उसकी मासूमियत देख के मेरा दिल पिघल गया। फिर याद आया कि वो उस केतन की बीवी है जिसने मेरे आत्मसम्मान को चूर चूर कर दिया था। सीधी सादी सी उस लड़की को देख के मुझे केतन को तकलीफ पहुंचाने का एक और हथियार मिल गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी रुके रुके से कदम। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अतीत में केतन से ठुकराए जाने का दर्द माधवी को 10 साल बाद उसी के दरवाजे पे ले आता है। वो केतन को जलाना चाहती है, उसे ये दिखाना चाहती है कि उसे छोड़ के केतन ने कितनी बड़ी गलती की। अब आगे। रागिनी चुप चुप सी थी, सहमी हुई, वैसी ही जैसे कभी कभी मैं हुआ करती थी। केतन को उसका मेरे पास बैठना अखर रहा था। कुछ शर्मिंदा सा लग रहा था, जैसे उसकी पत्नी रागिनी कोई दाग हो जिसे वो मुझसे छुपाना चाहता हो।
ऐसा ही था केतन। लोगों की कद्र करना तो उसे आता ही नहीं था। शायद केतन भी ये नहीं जानता, लेकिन जब वो मुझसे शादी ना करने की बात अपनी मां से कह रहा था तो मैं वहीं थी। मैं उसकी बात सुन रही थी। अरे मधु, कुछ भी कर ले, कुछ भी पहन ले, बदल थोड़े जाएगी। मैं ऐसी लड़की से शादी कैसे करूंगा जिसे अपने दोस्तों तक से मिलाने में शर्म आए मुझे। केतन की बात याद आते ही मेरा खून खौल गया। तब उसे मुझ में शर्म आती थी और आज जब मैं बदल गई हूं तो अपनी पत्नी से। क्या करती हो तुम रागिनी? बात मैंने ही शुरू की। कुछ नहीं, बस घर पे रहती हूं, केतन की पत्नी ने संकोच से कहा। केतन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं जानती थी कि रागिनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और यह भी कि शादी से पहले यह बात केतन से छुपाई गई थी। तुम बैठी क्या हो, चाय तो बनाओ। केतन ने रागिनी को झड़कते हुए कहा तो वो झटके से उठ गई, जैसे वो इस घर की मालकिन ना हो, कोई अनचाही मेहमान हो। पिछले आधे घंटे में मैंने उसमें आए इन बदलावों के साथ ही उसके और रागिनी के रिश्ते का खालीपन भी देख लिया था। उन दोनों के बीच वैसी केमिस्ट्री नहीं है जो एक पति पत्नी के बीच होनी चाहिए। न कोई जुड़ाव, न अधिकार, न कशिश। न जाने क्यों बहुत सुकून मिला ये सब देखकर। खूबसूरत है तुम्हारी वाइफ। रागिनी के रसोई में जाने के बाद मैंने कहा। हां, पर अकेली खूबसूरती का क्या करूंगा? केतन की आवाज में चिढ़ और झल्लाहट साफ बोल रही थी। मुझे हंसी आ गई। मैं तुम्हारी बीवी जैसी कभी भी बन सकती हूं, लेकिन तुम्हारी बीवी मेरी जैसी कभी नहीं बन सकती, मैंने मन ही मन कहा। रागिनी चाय लेके आ गई थी, साथ में कुछ नमकीन और बिस्किट भी थे। मैं अब उसके साथ सहज हो गई थी, क्योंकि कहीं न कहीं मैं जानती थी कि उसका मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए मेरी नजरें उससे टकराईं और मैं चौंक गई। जैसे कोई दबी हुई शिकायत, कोई उलाहना, कुछ तो था उसकी नजरों में जो मुझको परेशान कर रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी रुके रुके से कदम। इस कहानी में अब तक आपने सुना अतीत में केतन से ठुकराए जाने का दर्द माधवी को 10 साल बाद उसी के दरवाजे पे ले आता है। केतन से बदला लेने के लिए वो उसकी पत्नी रागिनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। क्या रागिनी जो कर रही है वो सही है? क्या उसे होगा अपनी गलती का एहसास? सुनते हैं आगे। मेरा केतन के घर आना सफल हो गया था। पिछले 3 घंटों में मैंने उसको उसकी गलती का और रागिनी को शर्मिंदगी का एहसास कराने का एक मौका नहीं छोड़ा था। तुम अब भी डगलस हॉफस्टाडर को पढ़ते हो? मैंने केतन से पूछा और फिर रागिनी की ओर मुड़ गई। जानती हो रागिनी, मैंने इसको हॉफस्टाडर की किताब गिफ्ट की थी। तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल डफर था शुरू में, एक बार तो मैथ्स में फेल भी हो गया था, पर बाद में इसने मेरे साथ रह के फ्रॉइड को भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि जिन लोगों की मैं बात कर रही हूं रागिनी ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, और यह भी समझ गई थी कि केतन को इस बात की कितनी तकलीफ है, इसलिए जानबूझ के मैं ये सारी बातें कर रही थी। तीर निशाने पे लगा था। केतन टैक्सी लाने के बहाने बाहर चला गया। मैं भी अपना सामान समेटने लगी। मैं जानती हूं आपकी इनसे शादी होने वाली थी, अचानक रागिनी ने कहा तो मैं चौंक गई। पर उसने शादी तो तुमसे की। मेरे अंदर की कड़वाहट बाहर आ गई थी। रागिनी मेरी ओर देखती रही, फिर उसने नजरें हटा ली। इन्हें आप जैसी लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी, जो स्मार्ट हो, होशियार हो, खूबसूरत हो। उसकी झील जैसी आंखें भर गई थीं, जिन्हें मुश्किल से वो बहने से रोके हुए थी। मुझे लगा जैसे किसी ने चोरी करते हुए मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मेरा सारा प्रतिशोध, मेरा सारा गुरूर इन आंसुओं में डूब गया। कितनी छोटी हो गई थी मैं। तुम बहुत अच्छी हो रागिनी, बस तुम्हें अभी तक ये पता नहीं है।
मैंने अपनी हथेलियां उसके कंधे पे कस दी। उसने मेरी ओर हैरानी से देखा। मैंने प्यार से उसका गाल थपथपाया और वहां से निकल गई। बाहर केतन एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी में मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे उसके साथ अकेले में कुछ वक्त चाहिए था, इसलिए मैंने उसे साथ आने से मना भी नहीं किया। केतन भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहा था। कुछ कहना है? मैंने पूछा। आई एम सॉरी, उसने गहरी आवाज में कहा। इतने सालों से जिस सॉरी को सुनने का मैं इंतजार कर रही थी, उसे सुन के भी आज मुझे कुछ विशेष नहीं लगा। शायद मैं उसे पहले ही माफ कर चुकी थी। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मुझ पे एहसान ही किया था। मैं मुस्कुराई। लेकिन पुरानी दोस्ती के नाते एक बात कहूं, जो तुमने कभी मेरे साथ किया था वो अपनी पत्नी के साथ मत करो। इंसान मशीन नहीं होता, वो परफेक्ट नहीं होता, पर यही इम्परफेक्शन उसे इंसान बनाता है। अगर ऐसे ही लोगों को जज करते रहे तो एक दिन तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा, मैंने कहा। गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। मैंने गाड़ी से अपना सामान उतारा। केतन अंदर ही बैठा था, जैसे किसी सोच में डूबा हुआ हो। ओह, मैं तो बताना ही भूल गई, अगले महीने शादी कर रही हूं। रागिनी को लेके जरूर आना, मैंने कहा। मेरे मन में अब न कोई गुस्सा था न बैर। 10 साल में पहली बार आज मुझे दर्द नहीं हो रहा था। आज अपने खूंटे से मैं आजाद हो गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।